ठीक है, सेम वॉल्यूम है, जैसे शुरू तो अभी होने जा रही है, ठीक है। ओके, तो सेम वॉल्यूम चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने के लिए, गलत है तरीका, मैं गलती भी समझा दूंगा अभी कहाँ पे है, बट आंसर हमेशा सही आता है इससे, ठीक है। तरीका गलत है बट, तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगर हम पहले आइसोथर्मल की बात करते हैं, तो आइसोथर्मल में आपका अगर वॉल्यूम चेंज सेम है, तो अगर वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम चेंज फॉर द एडियाबेटिक एंड वॉल्यूम चेंज फॉर द आइसोथर्मल इज सेम, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। तो पहले हम आइसोथर्मल कंसीडर कर रहे हैं, तो मान लो आपने वॉल्यूम का एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया आपने, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप एक बार सोचो, ठीक है, नहीं सोच पाओगे मुझे पता है, बट फिर भी ट्राई करो, ठीक है। पॉइंट मेरा ये कि आपने एडियाबेटिक किया, सेम प्रोसेस को एडियाबेटिकली कैरी आउट किया, आपका जो प्रेशर चेंज है वो भी सेम है, सॉरी आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो सेम है, आप V1 से V इनिशियल से V फाइनल गए हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ कि जो एडियाबेटिक होगा उसमें प्रेशर, जो एडियाबेटिक होगा उसमें प्रेशर आपका ज्यादा डिक्रीज होगा या कम डिक्रीज होगा। आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ समझने के लिए, कि आपने एक दो प्रोसेस है, आपने एक प्रोसेस को एडियाबेटिकली कैरी आउट किया, एक प्रोसेस को आइसोथर्मली, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार प्रोसेस को एडियाबेटिकली कैरी आउट किया, एक बार आइसोथर्मली, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया, आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या है, सेम है, V इनिशियल से V फाइनल गए हैं आप, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल का है कि इसमें प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब हमने एडियाबेटिकली इस प्रोसेस को कैरी आउट किया, तो वहां पे जो प्रेशर है वो आइसोथर्मल के कंपेयर में ज्यादा डिक्रीज होगा या आइसोथर्मल के कंपेयर में कम डिक्रीज होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से रिपीट करना है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ज्यादा इजी रहेगा। सपोज करो आप 50, डेटा सही नहीं है समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। 50 m से, सॉरी 50 मीटर क्यूब से आप 100 एक्सपेंशन करें ना, 100 मीटर क्यूब गया है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर हुआ वो 30 atm से आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में 30 atm से, से फॉर एग्जांपल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, 20 atm चला गया, ठीक है। ये है आपका आइसोथर्मल, ठीक है। अब हम आते हैं एडियाबेटिक में, तो एडियाबेटिक में मेरा कहना है, एडियाबेटिक में इनिशियल कंडीशन तो सेम है, तो इनिशियली यहाँ पे भी 30 atm है, तो मेरा क्वेश्चन है जो इसका फाइनल वाला होगा वो 25 होगा या 15 होगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, कि जो फाइनल प्रेशर है इसका गिवन द सेम वॉल्यूम चेंज, जो फाइनल इसका जो प्रेशर है वो आइसोथर्मल के कंपेयर में ज्यादा होगा या आइसोथर्मल के कंपेयर में कम होगा। ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आइसोथर्मल के कंपेयर में कम होगा तो नीचे वाला ग्राफ होगा, और अगर आइसोथर्मल कंपेयर में ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला ग्राफ होगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है, आ रहा है, मतलब क्योंकि ट्रिकी है, पहली बार मुझे भी दिक्कत आई थी बट रट लिया था, तो कोई बात नहीं तो और सही भी हो गया क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी, किस्मत अच्छी होती है, बट समझ लो तो ज्यादा इजी है, रखने में डिफिकल्टी आती है उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो क्लियर हो गया पॉइंट, क्वेश्चन क्या है आप सोचो। गलत तरीके से भी बता सकते हो आप आंसर, मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। आया किसी को, अच्छा कितने लोग कह रहे हो कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, कितने के लोग कह रहे हो कि ए होगा, एनीवन? अच्छा एक हिंट देता हूँ, मैं समझाता हूँ, एक बार खुद सोचो, आप खुद सोचो, देखो जो आइसोथर्मल होता है वहां पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होता है, केवल एक ही रिलेशन होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट एडियाबेटिक में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है
और वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, उसका प्रेशर क्या इफेक्ट होगा आप सोचो। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते, ठीक है। I'll repeat myself again. There are two factors in the जब आप बातें रखो, जब आप आइसोथर्मल की बात कर रहे हो तो उसमें केवल एक ही फैक्टर है, प्रेशर और वॉल्यूम का। क्या आपने वॉल्यूम घटाया तो या वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन जब एडियाबेटिक की बात करोगे तो उसमें वॉल्यूम वाला तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, साथ साथ वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और आप एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप सोचो कि जो टेम्परेचर चेंज होगा उसका भी प्रेशर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सोचो सर ये होगा, ओके, ये वाला क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की लाइट प्रोपोर्शन तो ढंग से सोचो, मतलब ये आप एक्चुअली सही सोच रहे हो, दिक्कत ये है। और इसमें आपको मतलब सही क्या, दो चीजें मिक्स कर रहे हो, पॉइंट ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली अब जो आपने बात कही है वही एक्चुअली फ्लॉ है जो मेथड में पकड़ने जा रहा हूँ। देख सोचो, मैं एक करा देता हूँ फिर समझ में आएगा आपको कि गलत क्या है, लेकिन आंसर सही आता है। और उसका रीजन है क्यों सही आता है, क्योंकि गलत गलत कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे सच बता रहा हूँ मैं, इसीलिए सही होता है, कई बार गलत गलत कैंसिल हो जाते हैं कि दो गलतियां आप कर रहे हो। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो बताना है, ठीक है। तो देखो पहले होता क्या है यहाँ पे, आपने जब प्रेशर, आपने क्या किया, मैंने बताया कि अगर आप आइसोथर्मल की बात करें, मैं लिखाऊंगा लिखना मत, ठीक है। आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में आपने वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन जब एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं तो एडियाबेटिक में आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर डिक्रीज हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होती है, कूलिंग होती है। और कूलिंग होती है तो वहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज होता है। और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है फॉर एन आइडियल गैस, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर और क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो फैक्टर हैं जो कि आपके प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, इजंट इट। यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो कि प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो किसमें प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। गलती क्या है, आपने पहले बता दिया था कि एक्चुअल में क्या होता है आपका, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होगा एडियाबेटिक के केस में। एडियाबेटिक के केस में पीवी टू द पावर गामा को अगर आप कन्वर्ट कर दो तो क्या आता है एक्सप्रेशन, वो याद है किसी को, नहीं ई और टी का जो एक्सप्रेशन आता था क्या आता था, देख लो अभी क्वेश्चन में लिखा है मैंने, टी टू द पावर माइनस आर गामा अपॉन 1 माइनस गामा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर कांस्टेंट है ना, तो इसको नीचे लेके माइनस हो जाएगा, सॉरी 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 गामा अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं होता, ऑल्दो इट डज वर्क। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे गलती क्या है, पहले ये सीख लो कि हमने एक्सक्लूसिवली प्रेशर और टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल कर दिया यहाँ पे, जब हमारा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम का भी रिलेशन होता तो रिलेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी है, बट अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दिया, कि हमारा आंसर सही आ जाए। अभी सही तरीका भी कर लेंगे, बट ये तरीका ज्यादा सिंपल होता है, इसमें टाइम कम लगता है, इसलिए इसकी बात करें। तो क्या हुआ, फैक्टर्स याद रखने हैं आपको। फैक्टर क्या है आपका, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज किया है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्या हुई आपकी, जनरली कूलिंग होती है, कूलिंग होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नीचे वाला फैक्टर क्या है आपका, सही है। तो ये होता है आपका जो ग्राफ है, नीचे वाला एडियाबेटिक है, ऊपर वाला क्या है आपका आइसोथर्मल। अभी सही तरीका भी करा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। लिखो, सेम वॉल्यूम चेंज वैल्यू डाल दी थी, यस सर, ठीक है। अच्छा इसको ढंग से मैं बना देता हूँ एक बार थोड़ा, ताकि
बाद में देख सकता है। आगे से आप फिर ढंग से अपना बनाना, मैं एक बार एटलीस्ट ढंग से बना देता हूँ। ये आपका क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या है, E1 है। बेटा प्रत्युष आज का मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद दिखा मुझे लगा। हाँ क्या हुआ था, इतना क्यों नहीं आ रहे हो? पिछले हफ्ते वो स्कूल लेट आ रहा था। अच्छा स्कूल 3:30 हो गया। अच्छा हाउ ट्रेजिक। सर लंच करता हूँ तो 4:30 हो जाता है। मैं समझ गया भाई, तो मैं आपकी आवाज के दर्द को समझ रहा हूँ। आ जाया करो तो तुम्हारे फायदा होगा, क्योंकि मतलब ठीक है। तो ये P2 मान लेते हैं, एक को P2 डैश मान लेते हैं। ये है आपका एडियाबेटिक रिवर्सिबल, ज्यादा लाल लाल हो गया। P2 डैश, ये P2 है, ये P2 डैश है। ओके ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा, कह दो चुभ रहा है आंखों में। दिख नहीं रहा। ये क्या है आपका एडियाबेटिक के कंसर्न वाला है, और ये क्या है आपका आइसोथर्मल के कंसर्न वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। सेम वॉल्यूम चेंज के लिए आप इनके ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, लिख लो। टेस्ट किया था आपने? नहीं किया? कर लो बेटा, कर सकते हो। अच्छा नहीं, अगर मतलब नहीं मने करने का तो बात ही अलग है, कुछ तो मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट कर सकते हो आप। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ। आप भी नहीं थे पिछली क्लास में ना मनन? क्यों? सेम रीजन था क्या? अच्छा ऐसे ही नहीं आता ये पहली बार सुना आपने। हाँ टेस्ट स्कूल में कैसे रिजल्ट है? अभी तो रिजल्ट नहीं आया। मतलब खुद तो चेक किया होगा ना, कैसा गया? आंसर शीट में देते ना स्कूल वाले। क्या स्कूल वाले आंसर शीट में देते। नहीं, तो बताया आंसर शीट नहीं, पेपर, क्वेश्चन पेपर तो मिला होगा ना, मिलाया होगा ना अगल बगल वालों से तुमने कि तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा। पहली चीज तो यही करते ना, तो कैसा गया? और मैं कर देंगे। बहुत पेशेंस है तुमने। अभी दो ही कंडीशन में नहीं मिलाता, या तो बहुत पेशेंस होता है, या तो उसका बहुत खराब गया होता है। और कोई रीजन नहीं होता उसमें। सर वो क्या लिखा है? RISO। बेटा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है, लिखो। इन द केस ऑफ आइसोथर्मल, इन केस ऑफ आइसोथर्मल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इन केस ऑफ आइसोथर्मल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल, pressure is inversely proportional to volume। ठीक है, pressure is inversely proportional to volume। pressure is inversely proportional to volume। ठीक है, अगली कहानी लिखो नई लाइन से। इन केस ऑफ एडियाबेटिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको बस यही बना के लिखना है कि कैसे लिखना है। ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, it depends on two factors, point number one, decrease in pressure, sorry, decrease in volume decrease करे ना, decrease in volume leads to क्या होगा? Increase in pressure, decrease in volume leads to increase in pressure। ठीक है, decrease in volume leads to increase in pressure। सेकेंड पॉइंट है on increasing
क्या कर रहे हैं हम? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन एक्सपेंशन था, इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर। सॉरी मेरे को कंप्रेशन नहीं आता। इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू, अरे बस एरो को ऊपर से नीचे कर दो, इंक्रीज को ऐसे लिखा करो, डिक्रीज को हमेशा ऐसे लिखा करो, तो बस एरो की डायरेक्शन ही चेंज करनी होती है, काटना नहीं होता पूरा। या आई एन को डी कर दो। इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा आपका? लीड्स टू डिक्रीज, इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या होता है? एडियाबेटिक कूलिंग अकर्स। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम एडियाबेटिक कूलिंग अकर्स। तो ले तो पानी, फिर एडियाबेटिक कूलिंग होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर फर्दर डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फर्दर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा? इसमें ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके दो फैक्टर हैं। क्लियर है पॉइंट? अब हम आते हैं सेकंड उस पे, ये मिटा दूं सर। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि प्रोपोर्शनल टू क्या? सर आइसोथर्मल प्रोसेसेस यानी कि प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली बोला था ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना। क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड केस में। डालो, एक्सपेंशन का सेकंड केस है सेम प्रेशर चेंज। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर चेंज सेम कर रहे हैं। हाँ, सेम प्रेशर चेंज। अभी तक क्या था? एक्सपेंशन में सेम वॉल्यूम चेंज था, अब हम क्या करेंगे? सेम प्रेशर चेंज करेंगे। तो देखो अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, इस बार आपको सोचना है, ठीक है, कि अगर आपने क्या किया यहाँ पे, सी फॉर एग्जांपल सेम प्रेशर चेंज है, P1 से P को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? प्रेशर को डिक्रीज किया। ठीक है, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। तो हम इस बार प्रेशर को लिमिट कर रहे हैं रादर देन वॉल्यूम को लिमिट करने के। ठीक है, इस बार हमारा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम हमारा बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। हमने प्रेशर को क्या किया? डिक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एडियाबेटिक की, अगर आप आइसोथर्मल की बात करोगे तो अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। इसको यार यहाँ से नहीं लिखना चाहिए, ये जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, प्लीज बातें मत करो। यहाँ पे देखो क्या हुआ आपका, ये हमने मान लिया कि हमारा जो हमारा प्रेशर है वो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ तक हमने डिक्रीज कर दिया। तो प्रेशर आपने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। दिस इज फॉर आइसोथर्मल विच इज प्रीटी सिंपल। अब आप, और इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो V1 से V2 हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एडियाबेटिक में सेम प्रेशर को चेंज करते हैं, मतलब अगर हम P1 से P2 जाते हैं तो एडियाबेटिक का जो फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो इस आइसोथर्मल के फाइनल वॉल्यूम से ज्यादा होगा या कम होगा? I'll repeat myself again. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो मैंने सेम प्रेशर चेंज किया है, मान लेते हैं हमारा प्रेशर चेंज 20 atm से 5 atm है। ठीक है, तो जो आइसोथर्मल है उस केस में जो आपका वॉल्यूम चेंज है वो से फॉर एग्जांपल 40 लीटर से 60 लीटर हो गया है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि जब आप एडियाबेटिक पे सेम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इनिशियल तो सेम होगा, अब जो फाइनल होगा वो 50 रहेगा या 70 हो जाएगा? समझ आया क्वेश्चन? कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो आइसोथर्मल के कंपेयर में ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? ऊपर होगा, और अगर कम हुआ तो क्या होगा? नीचे होगा। क्लियर है क्वेश्चन?
क्वेश्चन क्लियर रखना दिमाग में, बहुत समझ में आ गया, ट्राई करो जैसे पिछला वाला किया था, उसी बेसिस पे सोचो। आइसोथर्मल का बहुत सिंपल है कि आपका वॉल्यूम प्रेशर आपने क्या किया, डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब सोचो कहानी वहां पे क्या हो गया। फ्रॉम द सेम लॉजिक लगेगा, देयर इज नथिंग न्यू अंडर दिस, ठीक है। ठीक है, हुआ कैसे का, इट शुडंट बी दैट मच टाइम। सेम लॉजिक लगाना है आपको। क्या हुआ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब हमारा फैक्टर क्या चेंज करना है, प्रेशर। हम प्रेशर को लेके बात कर रहे हैं। सेम चीज सोचना है आपको, प्रेशर के टर्म में सोचना है कि आपने प्रेशर क्या किया, अपना डिक्रीज किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज हो रहा है। अब एडियाबेटिक में आपको सोचना है कि क्या होगा, कूलिंग होगी, ठीक है। देन बोलते रहो आगे। प्रेशर और प्रेशर से कैरी फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। बेटा प्रेशर क्यों ले रहे हो, प्रेशर तो सेम चेंज है ना, प्रेशर का चेंज तो सेम है। प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सेम ही चीज पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना, तो प्रेशर उठ के वॉल्यूम की बात करो ना। आंसर सही है आपका। आपने प्रेशर डिक्रीज किया है, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। और आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम भी क्या होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एडियाबेटिक में अगेन कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, और वो दोनों फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके वॉल्यूम के डिक्रीमेंट को। तो अगेन आपका जो एडियाबेटिक वाला ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, तो ये आपका V2 डैश हो जाएगा। ये किसका है, एडियाबेटिक का। ये क्या है आपका, आइसोथर्मल। रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, लिखो। तरीका समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा टफ करते हैं ना, बिल्कुल। देखो तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया कि पहले हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। आपने सब प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, दिमाग में पहले ये रखो कि हमने हेडिंग क्या डाली थी, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर में चेंज हमारा कांस्टेंट है। तो आपने जब प्रेशर को डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। वही हुआ है ऊपर वाले में देखो, ठीक है। अब हम एडियाबेटिक में आते हैं। तो अभी भी आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो वहां से क्या होगी, कूलिंग होगी, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ यहाँ पे और दूसरी चीज क्या हो रही है, कूलिंग, ठीक है। कूलिंग हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इसकी वजह से वॉल्यूम फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं कि जब आप प्रेशर, सुन लो, जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, सॉरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, और उसके साथ प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा था, तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हुआ है या आइसोथर्मल में ज्यादा हुआ था, यहाँ पे एक फैक्टर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है और एक फैक्टर वॉल्यूम को क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे कम इंक्रीज होगा एज अपोज टू आइसोथर्मल। अब क्लियर हुआ, ठीक है। लिख लो, मैं लिखा देता हूँ ना। पहला पॉइंट तो सेम होगा, आइसोथर्मल में क्या हुआ, वॉल्यूम इज इनवर्सली, सॉरी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, इन एडियाबेटिक लिख लो। अच्छा ये नीट वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, और देखो इन केस ऑफ एडियाबेटिक, प्रेशर जब आप डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये लिख लो पॉइंट नंबर 1।
डिक्रीजिंग प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम, डिक्रीजिंग प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका कि प्रेशर डिक्रीज किया तो कूलिंग होगी। लिखो सेकेंड पॉइंट में ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर कूलिंग अकर्स, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर कूलिंग अकर्स। तो कूलिंग होगी तो टेम्परेचर क्या हुआ आपका डिक्रीज हुआ है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉल्यूम भी क्या होगा डिक्रीज हुआ। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंक्रीज क्या होगा वॉल्यूम में, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब करो एक अपने आप कंप्रेशन हेडिंग डालना, कंप्रेशन, कंप्रेशन। पहला पॉइंट डाल लेना सेम वॉल्यूम चेंज। अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं इन द सेम वॉल्यूम चेंज। क्लियर है? ठीक है, तो देखो क्या होगा, आपने क्या किया वॉल्यूम चेंज सेम किया है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपका आइसोथर्मल की बात करते हैं, पहले हमने क्या किया वॉल्यूम चेंज सेम कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं। इस बार कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो हम यहां से शुरू करते हैं और प्रेशर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे कुछ प्रेशर है, तो हमने पहले हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। तो ये हमारा सपोज कर लिया आइसोथर्मल आ गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है सेम वॉल्यूम चेंज, बार बार क्वेश्चन याद रखना। तो हमारा वॉल्यूम फिक्स है, ये हमारे वॉल्यूम की लिमिट है। हमारा ये V इनिशियल था और ये क्या है V फाइनल है, और V इनिशियल के करेस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या है P इनिशियल है, और ये हमारा क्या है P फाइनल है। क्लियर है? वॉल्यूम डिक्रीज किया हमने तो प्रेशर हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, जो कि होना भी चाहिए था। अब एडियाबैटिक वाला बताओ क्या होगा, इसके ऊपर होगा इसके नीचे होगा? क्यों? कितने लोग कह रहे हैं ऊपर होगा? सोच लेना बाकी लोगों का। ठीक है, तो आइसोथर्मल में तो बहुत सिंपल है, आपने क्या लिखा कि वॉल्यूम आपने क्या किया है डिक्रीज किया, तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। सिंपल इनफ। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक की। चलो हो गया सबका? मतलब कितने लोगों हो गया? ठीक है, टफ है ये, मतलब इजी नहीं है। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कई बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार पूछना पड़ेगा। और टफ इन द सेंस कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, 3-4 चीजें एक साथ जगल करनी है इसलिए टफ है। कितने लोग कह रहे हैं ऊपर होगा? नाइस, ओके राइट। आइसो वाले में तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, आइसो तो नॉर्मल है। नेक्स्ट एडियाबैटिक में दो फैक्टर्स पर होगा, प्रेशर या टेंपरेचर। एक एक करके बोलो। अगर वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया एडियाबैटिक में तो प्रेशर आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। बिल्कुल। अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो टेंपरेचर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा आपका हीटिंग होगी। हीटिंग होगी तो टेम्परेचर क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो P इज प्रोपोर्शनल टू T के अकॉर्डिंग प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंपेयर टू एडियाबैटिक, कंपेयर टू आइसोथर्मल एडियाबैटिक में प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका PF डैश और ये क्या है आपका। आइए सब समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट ना? ठीक है, यही है आपका मना ना रहा है ना समझ में? वो नहीं आ रहा है। क्या नाम है उस बच्चे का जो आपके साथ बैठता है? जो प्रियांश के साथ बैठता है नहीं यार।
ओके, नेक्स्ट पढ़े। अब अगला डालो, कंप्रेशन में ही सेम प्रेशर चेंज। ठीक है, कंप्रेशन में ही सेम प्रेशर चेंज की बात करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन में सेम प्रेशर चेंज की बात करते हैं। तो हमारा प्रेशर चेंज का लिमिट फिक्स्ड है। ठीक है, प्रेशर चेंज का लिमिट फिक्स्ड है। कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर आपका बढ़ रहा होगा। तो हमने प्रेशर को बढ़ाया है, तो प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो सपोज कर लेते हैं ये वॉल्यूम चेंज है, प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम घटेगा। V1 V2 दिख रहा है सबको। प्रेशर चेंज का लिमिट आपका क्या है, फिक्स्ड है। प्लीज बातें मत करो बच्चे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो V इनिशियल से V फाइनल है। आपने क्या किया, आपका प्रेशर कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सेम प्रेशर चेंज है क्योंकि आपने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हुआ आपका, कम हुआ। तो आइसोथर्मल का केस तो बहुत सिंपल है। आइसोथर्मल में क्या किया आपने, वॉल्यूम आपने क्या किया है, सॉरी प्रेशर आपने क्या किया है, इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब सेकंड केस बताओ, आइसो उसमें क्या होगा, देखिए कितने लोग कह रहे हैं नीचे होगा, नीचे होगा, देखते देखिए। तो आपने क्या किया, प्रेशर आपने इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो ये तो पहला फैक्टर हो गया। अब आपने प्रेशर, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे आपका वहां पे क्या होगा, एडियाबैटिक हीटिंग होगी। हीटिंग होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है जो कि यहाँ पे भी था, लेकिन दूसरा फैक्टर वॉल्यूम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल डिक्रीज होगा या टोटल उतना उससे ज्यादा डिक्रीज होगा या टोटल उससे कम डिक्रीज होगा। I'll repeat again. इस केस में केवल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सेम फैक्टर यहाँ पे भी है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे सेकंड केस में, वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, पहले के केस के कंपैरिजन में सेकंड केस में वॉल्यूम कम डिक्रीज होगा या वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज होगा, कम डिक्रीज होगा ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपका V2 डैश है, इसके ऊपर होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई डोंट से कि इजी है। अब इसका करेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हिच इज वेरी इजी वन, कर दोगे बट उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना, रिश्ता आ गया। देखो करेक्ट मेथड, ये तो फर्जी वाला मेथड था, मैंने बता दिया था पहले। करेक्ट लिखना है, ठीक है। देखो हेडिंग डाल लेना, एक्सपेंशन सेम वॉल्यूम चेंज, एक्सपेंशन सेम वॉल्यूम चेंज। ठीक है, करेक्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंशन बस एक ही चीज बताऊंगा, बाकी आपको करना फिर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं इतना मेहनत करने की एग्जाम में। ठीक है, एक्सपेंशन सेम वॉल्यूम, ये आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम है, नीट वाले। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो आपने सेम वॉल्यूम चेंज किया है।
आइसोथर्मल की बात करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ कर रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या था इस पर्टिकुलर केस में, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये फाइनली क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या पता करना था, फाइनल प्रेशर को कंपेयर करना था, प्रेशर ऑफ द एडियाबैटिक एंड प्रेशर ऑफ द आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्मल की बात करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मानो आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 1 2 IF जो भी मानो। तो इनिशियली हम मान लेते हैं P1 V1 है और फाइनल आपका क्या है P2 V2 है। ये आपका बहुत सिंपल सा क्या केस हो गया, आइसोथर्मल। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक की। दोनों रिवर्सिबल है, मैंने लिखा नहीं है बट मतलब ऑब्वियस है, क्यों ऑब्वियस अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, अच्छा तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो V1 upon V2 is equal to V2 upon P1। अब हम एडियाबैटिक की बात करते हैं। एडियाबैटिक वाला बहुत सिंपल सा है आपका, एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या होता है, PV to the power गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे P1 V1 बराबर P2 V2 तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V1 upon V2 to the power gamma is equal to P2 upon P1, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, हमने क्या किया है, एक्सपेंशन किया है, कंप्रेशन किया है, एक्सपेंशन किया है, इसको उल्टा कर दो एक्चुअली, P2 upon V1 to the power gamma is equal to P1 upon P2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो V2 upon V1 क्या हुआ है आपका, V2 upon V1 क्या हुआ है आपका, ग्रेटर देन 1 होगा, और एक गामा क्या है, फर्दर ग्रेटर देन 1 है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ से P1 और P2 में निकल आएगा आपका कि कौन सा बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका P1 इज इक्वल टू सम x टाइम P2 होगा, जहाँ पे x क्या है आपका, तो P2 क्या हुआ आपका, इस तरीके से आपका, ठीक है। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इतना इजी नहीं, ये तो मैंने केवल इसकी बात की है ना, ये तो मैंने केवल इनकी बात की ना एडियाबैटिक की। अब देखो क्योंकि अब ये इस केस में यहाँ पे हो क्या रहा है, समझो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन मैंने क्या किया, ये तो केवल मैंने एडियाबैटिक के लिए किया है ना, एडियाबैटिक के लिए क्या है कि P2 इज लेस देन 1 होगा, इसमें इतनी हमें मेहनत क्यों करनी थी, कोई जरूरत ही नहीं थी करने की, क्योंकि हमें तो ऐसे पता है P2 इज लेस देन P1 होगा, क्योंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी ये प्रूव करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो V2 by V1 था, थोड़ा सा कुछ एक चीज गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ नहीं की मतलब नाम कुछ और रखना चाहिए था। ये जो P2 है इसको मैं आइसो लिख देता हूँ इसका, और इसको एडिया लिख देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकूँ ना, समझिए, क्योंकि हमने दोनों में P2 V2 लिखा है तो वो सेम हो जाना है, जबकि सेम नहीं होंगे ना, क्योंकि एक एडियाबैटिक का P2 है और एक आइसोथर्मल का P2 है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे लेकिन जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का वॉल्यूम चेंज सेम है, समझना थोड़ा सा क्लमजी हो गया ये लिखने के मामले में। फिर से कर देता हूँ, थोड़ा क्लमजी हो गया लिखने में। आइसोथर्मल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P आइसो इंटू V2, इज दैट क्लियर। अब हम अगर एडियाबैटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P एरिया इंटू V2 टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज हमने क्या कर दी यहाँ पे, V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P एरिया लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V2 अपॉन V1 क्या है आपका, P1 अपॉन P आइसो है, ठीक है। अब V2 और V1 क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेम वॉल्यूम चेंज करना, तो V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P आइसो है, इसको यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि V2 अपॉन V1 तो दोनों जगह पे सेम है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, तो P1 अपॉन P आइसो टू द पावर गामा
इज इक्वल टू P1 अपॉन P एरिया। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं इसका कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। गामा इज ग्रेटर देन 1 है, गामा इज ग्रेटर देन 1 और ये क्वांटिटी किसके बराबर थी, V2 अपॉन V1 के बराबर थी। तो ये टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ये हिस्सा। तो कंपेयर कर सकते हो दोनों में कि कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा होगा किसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ से आपका कंपैरिजन होके आ जाएगा। लिख लेना ये चीज। एक और तरीका है इसको करने का, अगर आप देखना चाहें तो करना है? मतलब कंपेयर टू इससे नहीं सेम तरीका है इसको और इजी करने का, आपको कुछ पुट अप नहीं करना है। एक और तरीका करने का, इसको ये सब कंपैरिजन करना भी नहीं पड़ेगा आपको, मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पॉइंट ये इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है V2 अपॉन V1, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है V2 अपॉन V2 पावर कम। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से बड़ा होगा। कॉमन सेंस, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है। तो इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी इसके राइट हैंड साइड से बड़ा होगा, तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज कैसे करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 अपॉन P एरिया इज ग्रेटर देन P1 अपॉन P आइसो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा इजी है गेस, मतलब कंपेयर टू वैल्यू रख के फिर कंपेयर करके कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अगर हो तो जैसे x बराबर 7 है और y बराबर 9 है, तो क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सबको क्लियर है कोई? दूसरा कुछ करेंगे आप? ये देखो बेटा, ये दोनों इक्वेशन देखे हमने, V2 अपॉन V1 क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 की पावर गामा है, गामा हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये टोटल क्या हिस्सा है बड़ा होगा 1 से, और ये हिस्सा क्या होगा आपका कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इससे है, तो इसकी राइट हैंड साइड इससे बड़ी होगी, और ये इससे बड़ा है तो डिनोमिनेटर क्या मतलब होंगे उल्टा हो जाता है डिनोमिनेटर में। ये तो समझ में आता है ना लोगों को, कि जैसे मतलब ये भी ना समझना तो नंबर ले लिया हमने, जैसे 3/7 इज ग्रेटर देन 2/9 है, तो बाय डिफॉल्ट 9 इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा ना, अभी तो होगा ये चीजें। ओके बढ़े, नेक्स्ट करना है कुछ एक होमवर्क के लिए ले लो, एक तो पॉइंट कर सकते हो ना, और रिजल्ट आपको पता है, बस इसी तरीके से प्रेशर सेम ही होगा ना बेटा, सेम तरीका ही होगा, बस वॉल्यूम को कंपेयर करना। मैं वही होमवर्क के लिए दे रहा था। चलो देखो, एक्सपेंशन when the final pressure is changed or pressure change is same, expansion when the pressure changes same। करो ट्राई करो, पहले मैं करा दूंगा तो ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट होगा, दिस इज नथिंग न्यू इन दिस। ठीक है, सेम प्रेशर चेंज, आंसर क्या आता है उसमें, एक्सपेंशन में सेम प्रेशर चेंज में आंसर क्या आता है, वॉल्यूम एडियाबैटिक आइसोथर्मल के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है। तो आपको लग रहा हो ग्राफ वाला मेथड ज्यादा इजी है, हो सकता हो, क्योंकि मुझे भी तब लगता था, लेकिन जब आप थोड़े दिन बाद देखोगे डायरेक्ट मल्टीपल टाइम तब आपको लगेगा नहीं ग्राफ वाला नहीं अच्छा है, मैथ वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता।
व्हाट इज का कर लेना चाहिए, अगर मैथ अच्छी होगी तो कर लो। आगे सर आईसो बढ़िया आगे कैसे क्या होते हैं? P1 by आइसो के लिए P1 E1 इज इक्वल टू P2 फाइनल वाला बताओ, फाइनल में क्या किया है सबसे फाइनल लास्ट में V एरिया अपॉन V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू V आइसो अपॉन V1। तो फिर V एरिया बाय V1 कम होगा, V आइसो बाय V1 से ये गामा तब इक्वालिटी होल्ड करेगी। सही है, ठीक है। देखो P1 V1 बराबर P, यहाँ पर प्रेशर सेम कर रहे हैं हम, ठीक है। P2 V आइसो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे V आइसो या V1 अपॉन V आइसो बराबर क्या हो जाएगा? हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना। एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, V आइसो अपॉन V1 फॉर द सिंपलिसिटी से कर रहे हैं। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। V1 V आइसो अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2। वॉल्यूम चेंज हमारा, सॉरी प्रेशर चेंज हमारा क्या है? सेम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V एडियाबैटिक टू द पावर गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V एडियाबैटिक टू द पावर V1 टू द पावर क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू P1 बाई P2। अब हमारा प्रेशर चेंज सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? अब देखो यहाँ पे पावर क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पावर क्या है? इतना कितने लोग आ जाता है, तो इसके बाद से दिक्कत क्या है? हो गया। यहाँ पे क्या है? ये दोनों गामा इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। या आप कह सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 है और ये क्वांटिटी 1 है हमेशा, तो अगर अंदर इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो ये चीज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि V1 V1 सेम है, तो इसको छोटा होने के लिए V एडियाबैटिक क्या होना पड़ेगा आपका? ये आइसोथर्मल से अगर ये इक्वालिटी होल्ड करनी है तो क्या होगा आपका? ये जो अंदर की क्वांटिटी होगी ये छोटी होनी पड़ेगी, और ये तभी छोटी होगी जब न्यूमरेटर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों एंड पे क्या है? इक्वल। क्लियर है? तो whichever you prefer you can choose that। बहुत टाइम लगा दिया इस पे, क्वेश्चन आने वाले नहीं है इससे। अगली हेडिंग आना है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मजेदार होता है ये टॉपिक, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ी समझने में डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉट इन द सेंस कि बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, बट थोड़े से स्ट्रेंज चीजें आएंगी, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एक बार रिवाइज कर लो कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक था उसमें हमने प्रूविंग कैसे की थी वर्किंग की। देखो एक बार हमने क्या किया था? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, और जो वर्क होता है वो क्या था? पीडीवी होता है। तो हमने वहां से क्या कर दिया? वी टू द पावर माइनस गामा रख दिया था और उसको इंटीग्रेट किया था। इज दैट क्लियर? याद है पीडीवी होता है वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बट नाउ 2 पॉइंट्स, क्या हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन ये लिखते हैं? ये बताओ पहले, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या ये फॉर्मूला वैलिड होता है? नहीं होता। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पहली प्रॉब्लम हम क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा, ये लगा सकते हैं, या कुछ और तरीका हम सोचना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? अब मान लो ये फॉर्मूला भी लगाया हमने, हमारा मन है, मान लो हम मतलब हमें तो हम कुछ और नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, जैसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक की कंडीशन क्या थी? Q इज इक्वल टू 0 एंड PV टू द पावर गामा या इसके वेरिएशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या होता था? वो टेस्ट लाया जाते वक्त कैसे ले रहा था आपको?
सर आपके पास हार्ड कॉपी है क्या पेपर की? पेपर की हार्ड कॉपी है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका Q इज इक्वल टू 0 एंड PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों क्या होने चाहिए आपके साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। दैट वाज द कंडीशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हम बहुत खुशी खुशी वहां पे हमने क्या किया था, PV टू पावर गामा रखा, जहां से था कि इसको रख दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया। हम तो बहुत अच्छे थे, वहां पे बहुत आराम था। अब जब इररिवर्सिबल डिफाइन करते हो तो क्योंकि वो एडियाबेटिक है तो Q इज इक्वल टू 0 तो वैलिड है, लेकिन PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड नहीं है। ये चीज इरिवर्सिबल में वैलिड नहीं होती है। पहली चीज क्यों नहीं होती, अभी मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है ना, जब उसकी प्रूविंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इरिवर्सिबल में ये वैलिड क्यों नहीं होता। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे इसीलिए दिया है, तो आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में ये वैलिड नहीं होता। मैं लिखा दूंगा, अभी लिखना मत कुछ, समझो पहले। तो अब ये अगर ये वैलिड नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? PV इज इक्वल टू nRT लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तो हेल्पफुल है नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका वॉल्यूम भी आपका वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल। मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना PV इज इक्वल टू nRT रखने की। ठीक है, तो वहां पे तो इस तरीके से करेंगे नहीं, अभी करेंगे और तरीका क्या है, तो हम इसको सॉल्व करने का भी तरीका देखते हैं। तो पहले देखो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि यहाँ पे PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, और ये वाला वर्क डन का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है ये भी नहीं लगता है, तो किसी रिवर्सिबल में नहीं लगता है। देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में Q इज इक्वल टू 0 जो है वो वैलिड है, Q इज इक्वल टू 0 जो है वो वैलिड है, बट PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, जबकि जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक थे वहां पे दोनों वैलिड थे। ठीक है, तो अब आप वर्क डन कैसे निकालेंगे? किसी को कुछ आइडिया है? टेल मी, सोचो। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने मतलब I made it seem like a very difficult task, but it is quite easy actually. Easier than reversible one. It will take only 2 or 3 lines. कैसे करोगे बताओ? Think in terms of किसको आ रहा है आंसर? यहीं से PV टू द पावर गामा वैलिड नहीं है नहीं, उसको ही वेरिएबल लेके बेटा। अगर वो वैलिड नहीं है तो उसके वेरिएबल कौन से वैलिड होंगे? P को अगर माइनस लॉग एन अपॉन डेल्टा क्या सर P को सर P की वैल्यू रख दी सर लॉग एन के फॉर्मूला से। कैसे? तो बेटा P कैसे, भाई तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे करोगे बताओ तो, मैं समझा नहीं। P को माइनस डब्ल्यू बाई, इसी में अगर रखेंगे P को माइनस डब्ल्यू बाई डेल्टा भी, तो डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू राव माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, मिरेकल हो गया। जैसे यहाँ से P की वैल्यू आएगी बताइए कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू आर गोइंग टू फार, यू आर थिंकिंग अबाउट डिजार्टिंग। रिमेंबर टू थिंग्स, फर्स्ट इज वैलिड दैट Q इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद सबसे यूनिवर्सल चीज क्या है पूरी अभी तक इसकी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? तो गैस में था ना क्या? हाँ ठीक है, तो क्या होगा? इंटरनल वर्क इक्वल होगा। सिंपल सा बस कॉन्सेप्ट ही खत्म है। सबसे यूनिवर्सल चीज जब तक आपने सेकंड लॉ नहीं पढ़ा तब तक सबसे यूनिवर्सल चीज है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। तो क्योंकि जीरो वाला तो बेकार है, ठीक है, किसी काम का नहीं है जीरो वाला, तो Q बराबर W है, तो ये क्या हो गया आपका? जीरो। तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया आपका? W। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा E बराबर क्या होता है? MCV डेल्टा T। हो गया कहानी। W बराबर क्या होता है? MCV T2 माइनस T1। और CV की वैल्यू गामा के टर्म में क्या थी? गामा तो वैलिड है, PV टू द पावर गामा नहीं वैलिड है। गामा एडियाबेटिक कोएफिशिएंट होता है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कोएफिशिएंट नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, गामा अभी भी क्या है? CP/CV है, याद है ना? मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि गामा जो है वो एडियाबेटिक कोएफिशिएंट होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होता। कि मैंने बता दिया कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट नॉट वैलिड है, तो अब तो गामा ही नहीं वैलिड है। गामा एक नॉर्मल चीज है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था? CP/CV। ठीक है, तो CV को अगर आप गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 माइनस गामा बाय क्या नहीं, मतलब गामा के फॉर्म में लिखो, CP को हटा दो। क्या फॉर्मूला था वो? गामा इनटू R R अपॉन
गामा माइनस 1 और यहाँ पे क्या है डेल्टा टी लिख देता हूँ मैं। तो ये आपका वर्क है। तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम आया। अगर आप अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगी। आप रिवर्सिबल वाले का फॉर्मूला देखो और ये देखो दोनों सेम है। देखो एक बार रिवर्सिबल का फॉर्मूला, इसके और भी वेरिएशन आप देख सकते हो। इसका ये भी लिख सकते थे। देखो क्या दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है। अच्छा और एक ये भी वर्क डन का हो जाएगा। मान लो किसी को कोई अच्छा एग्जामिनर मिल गया, उसे आपको परेशान नहीं करना हुआ तो सिंपल प्रेशर दे देगा, फाइनल वॉल्यूम दे देगा, इनिशियल वॉल्यूम दे देगा और ये फॉर्मूला तो लगा देगा। ये तो मतलब नॉर्मल फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा, ये तो लगेगा। ठीक है लेकिन अभी और भी वेरिएशंस कर रहे हैं इसके। दो फॉर्मूले तो यही हो गया, अभी एक आधे और आएंगे। ठीक है राइटिंग बिगड़ती जा रही है। ये मत कहना अच्छी कब की आप इससे देखो और चल जाएगा आप वो पढ़ा नहीं रहे ना, उसके बावजूद उसका लायक नहीं है। ऐसे नहीं बोलते। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कल कौन कितना लायक होता है। ठीक है इसको दिखाना है आपको एक बार। और अगर अच्छे नंबर आए तो जरूर दिखाना है इसको, देख तेरे से ज्यादा है। क्या तो कभी नहीं लाया मेरे पीछे। ऐसी चीजें दिल पे लग जानी चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए। बढ़िया है। तो देखो W बराबर क्या है आपका NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है ये फॉर्मूला है। इसका एक और वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। NR को अंदर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो P2 B2 माइनस P1 B1 अपॉन गामा माइनस 1। ये हो गया फॉर्मूला। एक ये भी फॉर्मूला हो गया। कुछ भी बना सकते हो, यही काम ही है। ठीक है लिखिए। अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट है, नोट करके लिख लेना, बड़ा बड़ा नोट करके। ठीक है क्योंकि मतलब ये फंसाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या है, क्यों होगा मैं रीजन नहीं बता रहा। ठीक है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड आल्सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। ठीक है भावनाओं की बात ज्यादा है ये। तो यहाँ पे आते हैं T2 माइनस T1 है, वहां पे भी क्या है T2 माइनस T1 है। इतना देखा है सबको। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि एक प्रोसेस को मैं रिवर्सिबली एडियाबेटिकली कैरी आउट करता हूँ। ठीक है सेम गैस है सब कुछ, अगर गैस सेम है तो गामा की वैल्यू सेम होगी। निकालना होता है ना मोनोएटॉमिक का डायटॉमिक का, सबका गामा सेम होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ले लो। तो यहाँ पे एक मोनोएटॉमिक गैस ले रहा हूँ मैं, उसको मैं रिवर्सिबली कैरी आउट कर रहा हूँ। ठीक है एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या आप कराना चाहते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो करा लेना। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इरिवर्सिबली कैरी आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या रिवर्सिबली कैरी आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे इरिवर्सिबली कैरी आउट कर रहा हूँ। सेम वॉल्यूम चेंज लिया हमने, सेम प्रेशर चेंज लिया, सब कुछ सेम कर लिया। अब तो क्वेश्चन है कि वर्क डन में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है वर्क डन में डिफरेंस क्यों आएगा अगर हम रिवर्सिबली कैरी आउट करते हैं एक प्रोसेस को और सेम प्रोसेस को, मतलब सेम वॉल्यूम चेंज सेम प्रेशर चेंज सब कुछ हम सेम कैरी आउट करते हैं और एक बार हम उसे इरिवर्सिबली कैरी आउट करते हैं। तो दिखने में फॉर्मूला सेम लग रहा है आप देख सकते हैं, बट जो आपका वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा उसका रीजन उससे तो आगे टाइम का चेंज करूंगा। क्या टाइम चेंज टाइम कहाँ से आगे, टाइम थर्मोडायनेमिक्स में होता ही नहीं बेटा। ठीक है थर्मोडायनेमिक्स में टाइम बिल्कुल नहीं होता, कहीं पे भी टाइम नहीं होगा। टेम्परेचर होता है आपका। टाइम आप ऐसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे कैरी आउट होगा या तेज तेज कैरी आउट होगा, बट रिवर्सिबल आपका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि दोनों ही हम देख रहे हैं। चलो अच्छा रीजन पे नहीं जाना हमें, मेरा पॉइंट है अभी। तो यहाँ पे क्या है T2 जो इरिवर्सिबल होगा, इतना ध्यान रखना। जो T2 रीजन डिफरेंस क्यों आता है क्योंकि ऑलवेज जो T2 इरिवर्सिबल होगा वो T2 रिवर्सिबल से ज्यादा होगा ऑलवेज।
डजंट मैटर वेदर इट इज अ कंप्रेशन और वेदर इट इज अ एक्सपेंशन। जो T2 इरिवर्सिबल होगा वो T2 रिवर्सिबल से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? इसलिए आपका जो वर्क डन होता है वो डिफरेंस होता है। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं मतलब समझा। ऐसे क्यों है? वो बेटा वही कह रहा हूँ, वो समझाने में टाइम भी लगेगा और आप समझ नहीं पाएंगे ढंग से, तो मतलब नहीं, कभी पूछने वाला भी कोई नहीं है। आप चाहें तो बता सकते हैं, क्लास के बाद कभी पूछ लेना, पढ़ के आना ढंग से, मैं बता दूंगा, बट कोई मतलब नहीं है, 15 मिनट लग जाएंगे फालतू। मैं कोशिश करता था पहले समझाने की, बट बच्चे फिर भूल भी जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, और कभी कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, आया हुआ है एक दो बार क्वेश्चन इसमें पूछे, जिसको इस फैक्ट से आप आंसर कर सकते हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा फैक्ट क्यों है। तो T2 इरिवर्सिबल जो है आपका, वो T2 रिवर्सिबल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, समझो बहुत बहुत क्लियरली, ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन करोगे तो आपका सेम वॉल्यूम चेंज है आपका, एक बार रिवर्सिबली कर रहे हैं आप और एक बार इरिवर्सिबली कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब एक्सपेंशन किया तो क्या होता है, कूलिंग होता है। तो मान लो 50 से आपने एक्सपेंशन किया और ये चला गया 20 पे, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में भी लिख सकते हो आपकी मर्जी में। आपने कूलिंग किया, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ठीक है। आपने रिवर्सिबल किया, एक्सपेंशन तो वहां पे कूलिंग हुई, कूलिंग हुई तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। बट जब आप सेम चीज को इरिवर्सिबली कैरी आउट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट तो सेम होगा, लेकिन जो फाइनल पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो जब आप कूलिंग देखेंगे तो कूलिंग दोनों में सेम वॉल्यूम चेंज के लिए जो कूलिंग होगी यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, क्योंकि T2 इरिवर्सिबल क्या है, T1 इरिवर्सिबल से ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज अंडर सेम प्रेशर, सबको सेम है, सेम गैस के लिए, तो जो इरिवर्सिबल में कूलिंग होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू रिवर्सिबल के। क्लियर है पॉइंट? लिख लो फिर, ना भूल जाओगे ना, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपसे उसमें डाल के, बट मेंस में कम पूछते हैं ऐसी चीजें, देख लो। अब हम करते हैं इसका, क्या करेंगे, कंप्रेशन, ठीक है। अब हम करते हैं कंप्रेशन। तो अगर आप कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो दबाओगे तो हीट बढ़ती है उसकी, जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, रिवर्सिबली कैरी आउट कर रहे हैं एक बार इरिवर्सिबली कैरी आउट कर रहे हैं, क्या एकदम ही दबा दिया बेचारे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल में आपने जब इसकी हीट बढ़ी है, ठीक है, तो हीट बढ़ेगी तो मान लें 20 से 40 के हम, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे T1 था, डिग्री सेल्सियस ये T2 था। जब आपने किसी को मतलब एकदम इरिवर्सिबली का मतलब क्या है, मर्सीलेसली दबा दिया, रिवर्सिबल का तो होने वाले दबा दिया, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत ज्यादा दबा दिया, तो ऐसा नहीं याद रख सकते कि बेचारे जब किसी को ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो ज्यादा गुस्सा होता है ना, धीरे धीरे प्रताड़ित करोगे तो कम गुस्सा आता है, चलो ठीक है, आदत बनती रहती है, यहाँ पे ज्यादा कर दिया एक साथ, तो क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हो पॉइंट ये। तो अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो एडियाबैटिक जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि T2 इरिवर्सिबल क्या होता है, T2 रिवर्सिबल से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ज्यादा आगे लग जाती है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, जो T2 रिवर्सिबल है वो क्या हो जाएगा आपका, हीटिंग यहाँ पे ज्यादा होगी। जो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन होता है उसमें एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन के कंपैरिजन में ज्यादा हीट होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो एज सच सिलेबस में हटा दिया गया है, मेंशन नहीं है, बट उसका जरूरत है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। हटाने के बाद भी आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, हम नहीं पढ़ते। हेडिंग डालो कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल सी, कार्नोट विद सी, ठीक है, CARNOT, कार्नोट,
कार्नोट साइकिल या इंजन जैसे बनाना CARNOT कार नहीं, ठीक है, ऐसा चीज है। ओके समझो, कार्नोट की इंजन क्या है कि जो पहले के जमाने में क्या था कि अराउंड 1880 के अराउंड 3-4 साइंटिस्ट थे। हिस्ट्री बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बोट्समैन नाम के आदमी थे, एक गिब्स नाम के आदमी थे, और एक का नाम और क्या था, हाँ क्लॉजियस नाम के आदमी थे, और बोट्समैन और फिलिप्स वाले क्या नाम है, नहीं प्लैंक नहीं, फिजिक्स वाला ही है वो, एक्चुअली केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। जितनी केमिस्ट्री में क्वांटम पढ़ रही, कोई केमिस्ट्री वाला उसमें कुछ नहीं किया जिंदगी में, ठीक है। केमिस्ट्री में एक्चुअली चैप्टर द्वारा मैं पढ़ा रहा केमिस्ट्री, लेकिन एक दो लोगों को छोड़ दो तो केमिस्ट्री में किसी ने अच्छा नहीं किया, ठीक है। जितनी अच्छी चीजें तुम पढ़ते हो फिजिक्स से जो ओवरलैप करती है वो सारे के सारे फिजिशियन ने किए हैं, ठीक है। हमने किया है ऑर्गेनिक में किया है हमने बहुत सारे काम, लेकिन ज्यादातर काम जो अच्छे हुए हैं, जैसे तुम्हारा ये हो गया पूरा क्वांटम हो गया, ठीक है, और वंडर वॉल वाला हो गया, ये सब फिजिसिस्ट थे, ठीक है। केमिस्ट्री वाले क्यों करेंगे ये सब, ठीक है। तो मैं बताता, और वो क्या नाम था उसका, जो EMF वगैरह बता के क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं फैराडे के बाद जो है मैक्सवेल ही था ना, तो मैक्सवेल, हाँ, ये 4-5 लोग जो थे उस समय बहुत काम कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि इंजन की भी बातें चल रही थी, इसी कार्नोट इंजन के बाद आया था ये सब कुछ। पहले समझ लो कार्नोट इंजन ये इंपॉर्टेंट है, सादी कार्नोट करके नाम था इसका, या सेडाई, आई डोंट नो हाउ टू रीड दैट। तो बेसिकली सादी कार्नोट ने इंजन डिस्कवर किया था, तो इसमें कुछ कंक्लूजन थे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव इंजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। तो हुआ क्या था कि उस समय 4-5 लोग थे, मेहनत कर रहे थे कि कैसे डिस्कवर किया जाए, ये सारे फिजिसिस्ट थे, ठीक है, ये सारे कोशिश कर रहे थे कि कैसे डिस्कवर किया जाए कि गैस का बिहेवियर के बारे में बताने का। तो यहाँ से तो हुआ क्या था कि एक्चुअल में तो उस समय एक सोशल साइंसेस नहीं होते जो जियोग्राफी वगैरह है, और जो जिनमें जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन वगैरह की स्टैटिस्टिक्स जो होती है, तो उस समय एक कोई जियोग्राफर था, उसने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था पहली बार टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन डेंसिटी और समथिंग लाइक दैट, और कि कैसे लोग बिहेव करते थे, समथिंग रिलेटेड टू सोशल साइंस, आई डोंट रिमेंबर बहुत पहले खाली करती क्या किया था उसने। तो फिर मैक्सवेल को वहां से आइडिया मिला, और मैक्सवेल क्या बोल्ट्जमैन को आइडिया मिला, गिब्स को बहुत बाद में आएंगे, तो ये सब काम कर रहे थे, लेकिन बोल्ट्जमैन को वहां से आइडिया मिला, और बोल्ट्जमैन ने फिर प्रपोज कर दिया, पूरा स्टार्ट कर दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और वहां से, और ये शुरू क्यों हुआ था क्योंकि कार्नोट इंजन का बात हो गया था, वहां से कुछ ऐसी चीजें निकल रही थी जो कि नॉर्मल केमिस्ट्री के लॉज या फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और फिर वहां से एक बहुत ही बेसिक लॉ दिया था उसने, कैसे डिस्कवरी मतलब कैसे प्रोसीड हुआ साइंस, तो उसके बाद क्या हुआ, बोल्ट्जमैन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया, फिर क्लासिकस से एक्सपेंड किया, फिर वहीं से उठा के मैक्सवेल ने जो पढ़ चुके हो आप पहले, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और कनेक्ट करियो कैसे। और सबसे ट्रेजेडी की बात थी, मैं ये बताना चाहता था कि मतलब बोल्ट्जमैन ने जो लॉ किया था उसका नाम, उसका फॉर्मूला है S=KLNW, भाई ये बता दूंगा थोड़ा सा। तो हुआ कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक्चुअल में फिर बोल्ट्जमैन ने सुसाइड कर लिया था, ऐसा होता है। बट बहुत इडियट था, ऐसा नहीं कि मतलब जवानी में नहीं था, बट पॉइंट ये था कि मतलब बोल्ट्जमैन वाज अ वेरी जीनियस पर्सन, तो लोग कई बार लोग समझ नहीं पाते थे। ऐसा होता है कि एक चीज होता है, कई बार लोग रियल में जीनियस होते हैं तो उनको लोग समझ नहीं पाते, तो उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है कि कई बार लोग जीनियस नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझा के अपने आप को बना सकते हो, तो ना मतलब कि अगर आपको लोग नहीं समझ रहे ठीक है, कुछ हो ना हो कम से कम आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसी को आगे चल के आप पढ़ेंगे कभी, अगर आपको बताना डिल्यूजन तो होता है, बट उसको ये नहीं डिल्यूजन नहीं बोलते, डिल्यूजन का मतलब अलग होता है, इसको इसी को आगे चल के बोलते हैं डनिंग-क्रूगर सिंड्रोम, मतलब नहीं डनिंग-क्रूगर सिंड्रोम बोलते हैं कि जो लोग मतलब अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, इसको ऑपोजिट भी होता है कि चलो खैर उसकी बात नहीं है। तो यही से वो कहानी आती है जिसको बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, सुना होगा आपने, नहीं ये नहीं है ना, कैसे मैं समझा नहीं कि फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब हम
खुद को अफर्मेशंस देते रहते हैं कि हाँ, ये होगा। अच्छा वो बहुत स्ट्रेच करके आप बोल रहे हो, मैं तो उस सेंस में बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर बिलीव करते रहो, बाहर वालों को नहीं दिखाना कि फेक इट टिल मेक इट, खुद के ऊपर बिलीव करते रहो कि नहीं आ रहा है इसमें। और ये मतलब एक्चुअली मैं पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे तरीके नहीं करता। तो हमारे एक टीचर थे, वो बिहार के थे, ठीक है, तो ही वाज वेरी फनी मैन, ठीक है। तो एक्चुअली उनकी फेवरेट मूवी थी, अगर किसी ने देखा और रैम्बो करके एक है, ठीक है, बहुत पुरानी मूवी है, तो देखते थे, तो अधिकतर उसको कोट करते रहते थे। तो वो यही कहते थे कि रैम्बो क्या करता है, वो अपने ऊपर बहुत बिलीव करता है, भले ही मतलब वो मूवी ऑब्वियस से बात करी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी आर्मी को तुम हरा दो या समथिंग लाइक दैट, पूरे प्लेटून्स को हरा दो तुम। तो वो ये कहते थे कि अपने ऊपर बहुत बिलीव करना चाहिए। और वो उन्होंने एक तरीका बताया था कि एक्चुअली आप डेली सुबह उठ के 5-6 बार अपने आप से कहा करो कि कुछ होना हो मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इट्स नॉट नथिंग टू एक्चुअली मतलब लाफ अबाउट, क्योंकि अगर आप कुछ समय तक कहते रहोगे अपने आप से, मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ ऐसा, तो या तो आप कहना छोड़ दोगे इवेंचुअली, ठीक है, या तो आप अगर आप उसकी जो आप कह रहे हो अपने आप से उसके प्रोपोर्शनेट अपने आप को मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ही गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पॉइंट उनका ये था कि अगर आप अपने आप को डेली सुबह उठ के मिरर में कहते हो जाके, तो एक दिन या तो आपको शर्म आने लग जाएगी अपने आप से, या तो आप इवेंचुअली मेहनत करने लग जाओगे। उनका कहने का मतलब ये था। तो ये था पॉइंट। चलो खैर बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो गया, आते कार्नोट इंजन से। तो मेरा कहने का कहानी बताने का मतलब ये था कि मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है, और देश में बहुत सारी चीजें आ गई। कार्नोट साइकिल की इंजन कुछ भी लिख सकते हैं, साइकिल इंजन में साइकिल होगी ना, दोनों चीज तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंजन जो होता है वो बेसिकली साइकिल पे ही बेस्ड होता है। आपको पता होगा इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। जितने लोगों को नहीं पता साइकिल में देख सकते हैं ना, तो साइकिल में इंजन नहीं होता है, तो फिर भी मतलब एक बार रोटेशन आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो ऐसे इंजन में क्या होता है कि आपका एक बार जो पंप होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक बार पंप क्या होता है, कंप्रेस करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्नोट इंजन होता है वो 4 साइकिल से मिलकर बना होता है और 4 स्टेप से मिलकर बना होता है। तो कार्नोट इंजन की जो या कार्नोट जो साइकिल होती है वो बेसिकली एक साइकिल का मतलब समझते हैं ना कि पूरा राउंड चीज कि जहां से शुरू किया फाइनली वहीं पे एंड होता है, उसे हम साइकिल कहते हैं, उसी को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिनका एंड पॉइंट और बिगिनिंग क्या होती है आपकी सेम होती है, ठीक है, उन्हें हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो जो बहुत सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो कार्नोट साइकिल क्या होती है, उसमें केवल 4 स्टेप होते हैं या 4 प्रोसेसेस होते हैं। तो लिखो पॉइंट नंबर, लिखो ऐसे सीधे सीधे लिख दो। पहला पॉइंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, चारों का नाम लिखा हूं मैं, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सेकेंड पॉइंट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। चौथा पॉइंट है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। 1 2 3 4 लिखे ना नाम अपने। अब देखो, तो ये जो होता है ये साइकिल कुछ ऐसे बनी है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाया मैंने, इट शुड बी लिटिल बिट लाइक दिस। कोशिश कर लेते हैं एक बार और। तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी, सबको आते ही ए बी सी डी ना। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये जो है आपका आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ये क्या है, आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये प्रोसेस नंबर 2 है, जो कि हमने बी और सी से लिखा है। ये प्रोसेस नंबर 3 है और ये प्रोसेस नंबर 4 है, ठीक है। ये साइकिल क्या है, क्लॉकवाइज है, देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज साइकिल है, ठीक है। पहले एक्सपेंशन हो रहे हैं, फिर आपके कंप्रेशन हो रहे हैं। ये आपका यहाँ पे क्या है, प्रेशर एक्सेस है और ये क्या है, वॉल्यूम एक्सेस है,
ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसका जो भी पॉइंट है वॉल्यूम को हम उसी से शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कर्व्ड लाइन है, तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते इस पूरी लाइन का वॉल्यूम V1 हो गया, इस पूरी लाइन का वॉल्यूम V2 हो गया। तो हम जो हर एक पॉइंट है उसी के करेस्पॉन्डिंग कहेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम VA है, यहाँ पे वॉल्यूम VB है, यहाँ पे वॉल्यूम VC है, यहाँ पे वॉल्यूम VD है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा, जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसके टेम्परेचर को हमने T1 मान लिया है, यहाँ पे जब आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमने T2 मान लिया है। क्लियर है? ठीक है, लिखो आगे। बना लिया चित्र सबने? ठीक है, देखते हैं AB प्रोसेस का नाम क्या है बताइए? AB प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है, क्योंकि 3-4 चीजें इसमें एक साथ चलेंगे। अच्छा, तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर है तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या होगा या डेल्टा ई क्या होगा, जैसे भी आपका मन हो। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो होगा बेटा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है आपका? जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा यू आपका जीरो है। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं W1 इसको मान लेते हैं, W1 क्या होगा बताइए? B पे वॉल्यूम VB और A पे वॉल्यूम A1 है, बताइए वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? रिवर्सल वर्क डन क्या होता है भाई? ऐसा क्या नेगेटिव होगा, क्या होगा फॉर्मूला माइनस P डेल्टा। डेल्टा कहाँ से आ गया यहाँ पे? पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सल प्रोसेस में कहाँ से डेल्टा आ जाता है भाई? कल उसका तो प्रूविंग कराए थे, क्या होती थी प्रूविंग? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P। हाँ, तो उसका आंसर क्या आता था? अरे बेटा, फॉर्मूला रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या आता था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ये तो भूलना ही नहीं चाहिए कभी। कैसे भूल जा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चित्र मिटा दूं मैं? इसकी जरूरत नहीं है, अभी बाद में बनाना पड़ेगा, सब एक ही इस पे करने की जरूरत है, तभी क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया AB रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सेकंड पॉइंट क्या था आपका? जो सेकंड वाली लाइन थी वो क्या थी आपकी? BC क्या थी? हाँ, मतलब BC एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने कि एडियाबैटिक है तो वहां पे हीट का सिस्टम क्या होगा? हीट क्या होगी वहां से जो निकलेगी? एडियाबैटिक में हीट क्या होती है? Q जीरो होती है ना, तो टाइम टू ले लो, QT बराबर जीरो होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो डेल्टा यहाँ पे जो चेंज इन अगर Q बराबर जीरो हो गया तो डेल्टा E या U बराबर क्या होगा? इसको Q लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा आपका? NCV। आप फॉर्मूला वाला भी लिख सकते हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दिस, इफ आई एम डूइंग दिस यू डोंट हैव टू नेसेसरली डू दिस। ठीक है, आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं जो फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या होता था? NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, बट जरूरी नहीं उतना लिखना, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हमें कल ये चीज लिखनी है, तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। आपका मन है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? NCV T2 माइनस T1, ये आपका वर्क हो गया जो आपका WC है।
प्लीज ये जाके रिवाइज करना वरना ये भूल जाओगे। ठीक है, थर्ड चीज पे आते हैं आपका सीडी। सीडी क्या था आपका? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। बताओ वहां पे क्या होगा, बोलो। क्या होगा, क्या क्या लिखेंगे बताओ, देख के उसी हिसाब से। पूछना चाहिए था सबको एक्चुअली कुछ। यहाँ पे T2 माइनस T1 क्यों लिख दिया मैंने? TB TC माइनस TB क्यों नहीं लिखा? तो कुछ भी लिख दूंगा तुम लोग मान लेते हो। पूछना चाहिए ना क्यों लिखा बताओ। ऑब्वियसली चीजें आप अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान होना चाहिए ना आपको कि हमने यहाँ पे T2 माइनस T1 क्यों लिख दिया, TC माइनस TB क्यों नहीं लिखा। देखिए बेटा देखो, कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूँ भाई, क्वेश्चन पूछा करो ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं उस दिन 10th में एक ऐसे सागर सर की यहाँ पे क्लास लेने गया था, तो मैं बताता हूँ आपको बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब पूछना चाहिए आपको, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि दो चार्जेस के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। तो एक बच्चे ने तुरंत पूछ लिया, आई थिंक मुस्कान नाम है, मुझे याद नहीं एक्चुअली क्या नाम है। तो उसने डायरेक्ट बोला सर वो क्यों नहीं लग रहा है, ये क्यों नहीं लग रहा है? लगना चाहिए ना, मास है दोनों, ये क्यों नहीं लग रहा है, मतलब ये क्यों नहीं लगा है, ये अलग से क्यों डिफाइन किया। क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं एक बार क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो दिमाग नहीं खुलता है। जितने हो सके उल्टा फुल्टा कुछ भी पूछो। मेरे से बच्चों ने ये पूछा हुआ, वो बात मेरा डांट खा गया कि सर जो बेंजीन है उसका एरिया नहीं निकालते हम केमिस्ट्री में। ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई हैं। और उसमें बेंजीन की नहीं, बेंजीन के अंदर जो सर्कल बना है उसका बात ये क्या पूछते हैं, कुछ ही पूछ सकता एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इनएप्रोप्रिएट। तो वही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 हमने क्यों रखा, देखिए इस पूरे का टेम्परेचर क्या है T1 है। तो इसके जो एंड पॉइंट होंगे उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम गोज फॉर सेकंड लाइन। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या माना था हमने, नीचे वाले का माना था ना, सॉरी T2 माना था। तो इसके जो एंड पॉइंट होंगे उनका भी टेम्परेचर क्या होगा T2। तो इसलिए जो इसका जो टेम्परेचर था हमने T2 माइनस T1 लिख दिया। क्लियर पॉइंट, इसलिए लिखा था। अब हम आते हैं CD पे। CD क्या था आपका, कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। क्या नाइस नाइस, अच्छी बात है। यहाँ पे आते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो यहाँ पे अगेन आइसोथर्मल है तो डेल्टा U या डेल्टा E कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और W1 बराबर क्या हो जाएगा, या इस केस में W2 W3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस NRT ln क्या होगा, VD माइनस VD अपॉन VC होगा ना, क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं आप। चित्र देखो ना अपना, तो यहाँ पे फाइनल क्या है VD है और यहाँ पे क्या है VC है। तो यहाँ पे जो Q3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस W3 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं कौन सा वाला हिस्सा है, DA वाला। वो क्या है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, Q4 क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा U4 इज इक्वल टू E4, उसको U3 लिख देते हैं, ये है ये E1 है। U4 इज इक्वल टू डेल्टा E3, जैसे भी आपका बना वैसे लिख सकते हो। इज इक्वल टू क्या होगा, W4। तो W4 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, NCV
और यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर T2 minus T1 माइनस T2। फाइनल क्या है T1 है, T1 माइनस T2। क्लियर पॉइंट, लिख लो पहले पानी। अब आते हैं, ये तो अभी तक हमने क्या लिखा है, चलो आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनको मैनिपुलेट करना है हमें, पॉइंट है। ठीक है, सबको दिखाई तो दे रहा है ना क्या लिखा है? बढ़िया है, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, बढ़िया है। ये काम किया तूने तो ऐसे प्रॉब्लम, पानी पीने जा रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, तुमने लेके नहीं दिया उसका दवाई? दवाई लेके नहीं दिया? अरे एक्चुअली ऐसे बोलते ना कि पढ़ाई में छींकें आने लग जाती हैं। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, अब देखो एक चीज ध्यान देना, जो दो एडियाबेटिक पॉइंट, जो दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, कौन कौन से हैं वो नाम बताना उनके, एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम बताओ उसमें। बीसीसी क्या है? नहीं नाम नहीं, अब जो पॉइंट है, पॉइंट क्या क्या है? बीसी और एडी, दो पॉइंट है बीसी और एडी। ठीक है, बीसी में जो आपका वॉल्यूम है वो क्या, वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पीवी टू द पावर गामा लगा सकते हैं। क्यों लगा रहा हूं मैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पीवी टू द पावर गामा लगा सकते हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट डी पे लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम पीवी टू द पावर गामा या उसका जो वैल्यूएशन है वो लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टीबी कितना था, टीबी कितना था, टीबी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी सी टू द पावर गामा माइनस 1। टीबी की वैल्यू कितनी दी है देखो, टीबी क्या है, टी1 है टी2 है, क्या है टी1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी1 वीबी टू द पावर गामा माइनस 1, और इसको कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये, देख लो पहले इतना। अब यहाँ पे एडी वाले पे लगाते हैं, एडी वाले पे अगर हम लगाएंगे तो सेम वे में लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली इसमें, ठीक है। T1 वी ए टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 वी डी टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू दिस एग्जैक्टली माय वे, अगर आपको घर में प्रैक्टिस करते हो और कोई और तरीका भी दिख जाता है सॉल्व करने का, क्योंकि इसको करने के 4-5 तरीके होते हैं, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग करेक्टली। कोई दिक्कत है, इसको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। 1 में से 2 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए T1 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, VB अपॉन VA टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VC अपॉन VD टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ मैं क्या ये लिख, तो VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD, इतना लिख सकता हूँ मैं। बेटा अभी तो बताया था कि जो टीबी वाला पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर T1 है, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, T1 था। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों पे टेम्परेचर क्या होंगे, T1, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी पे टेम्परेचर कितना होगा, T2 होगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, देख लिया ये, लिखो फिर मैं मिटा दूंगा, अदरवाइज फिर लिखते नहीं, फिर अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा।
एक काम करो, सब लोग इतना तो कर ही सकते हो, अब पूरे रिंग की या पूरे जो साइकिल है उसकी इंटरनल का सम बताओ कितना होगा, चेंज इन इंटरनल का सम करो कॉपी में। डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4 करो। ये मिटा दूं मैं एटलीस्ट इधर वाला हिस्सा, लिख लिया ना सबने? कितना आया? 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस साइकिल के पूरे की साइकिल के इंटरनल में चेंज कितना हुआ है? 0, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा U है वो कितना है? डेल्टा U बराबर कितना है आपका? डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4, ठीक है। तो इन सबका सम कितना होगा जब आप रखोगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा कोई भी इंजन बनाने का काम मतलब क्या होता है ये बताओ? ऐसे फालतू में इंटरनली कैलकुलेट करना तो नहीं होता होगा। इंजन से आप क्या चाहते हो? किसी भी इंजन से एक काम चाहते हो आप उससे, ठीक है, मतलब एनर्जी की बात नहीं, वर्क चाहते हो आप, किसी भी फॉर्म में वर्क हो सकता है वो बात करेंगे। तो आप टोटल वर्क डन निकालो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 निकालो, जो आप चाहते हैं वो करिए। W करके तो वही तो नहीं कर पा रहे, W2 प्लस W3 प्लस W4 करिए। बस खत्म हो गया, इसके बाद अगर ये क्लियर हो गया हो गया कितना है? माइनस NR एक T1 मिनट, माइनस एक मिनट फॉर्मूले क्या है? माइनस NR T1 माइनस T2 माइनस है ना? हाँ, NR T2 माइनस T1 बस LN वाले कर जाए वाले कहाँ से कट जाएंगे? सर क्योंकि V अपॉन ये कहाँ से कट जाएंगे? ये T1 है, यहाँ पे T2 है, कट कैसे जाएंगे? कट कैसे जाएंगे जब एक बार, ठीक है मैं समझ रहा हूँ ln बराबर हो जाएगा, बट T2 और T1 है, कट कैसे जाएंगे? कटेगा तो खाली जो तुम लाए हो आंसर वो कटेगा ना। देखो ये और ये कट जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। W1 कितना है? माइनस NR T1 ln VB बाई VA, ठीक है। T2 कितना, W2 कितना है? NCV T2 माइनस T1, ज्यादा ही चमक रहा है प्लस अगला कौन सा है? तीसरा लिखना है मैं, थर्ड वाला। थर्ड क्या है? माइनस NR, दिख रहा है ना पीछे इसमें? दिख रहा है ना? कलर दिख रहा है ना? उसके बाद लास्ट वाला क्या है आपका? NCV T1 माइनस T2। तो अगर इसको और ये कैंसिल हो जाएगा तो अब बचा क्या यहाँ पे? और आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि क्या प्रूफ किया था? VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD, ठीक है। VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD। तो आपका जो मन, जो आपको अच्छा लगता है ABCD में से उसको चूज करो, चाहे इसको रिप्लेस कर दो VC बाई VD से, चाहे इसको रिप्लेस कर दो VB बाई VA से। मुझे AB अच्छा लगता है, मैं उसमें रहता हूँ।
इसका कोई पर्पस है, अच्छा नहीं लगता। ln VB अपॉन VA, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस NR, क्योंकि VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD था, ठीक है। VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD था, तो यहाँ पे कर देता हूँ, फिर गलत कर दोगे तुम लोग, तो इसको प्लस कर देते हैं NR ln, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं पलट दे रहा हूँ, तो VC अपॉन VD, ठीक है। हाँ, क्योंकि अंदर का लॉक पलट दिया ना, मुझे पता था कुछ लोग। हाँ, T2 भी रहेगा, नहीं बिल्कुल वैलिड पॉइंट क्या आपने पूछ लिया, मैं उस बात नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ मुझे पता है कुछ लोगों को ये चीज डाउट होगा, तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। डाउट होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ठीक है। पूछ लिया करो तुरंत जो भी दिक्कत हो, क्लियर है अभी। अब यहाँ पे आपको हमने थोड़ी देर पहले किया था VB अपॉन VA बराबर क्या होता था, VC अपॉन VD, तो VC अपॉन लिख के जाना, VC अपॉन VD की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, VB अपॉन VA। VB upon VA, VC upon VD, क्या, VB upon VA, VC upon VD, हाँ तो वही तो किया हमने, वही तो लिखा, और VB upon VC की जगह VB upon VA नहीं लिखा बेटा, अभी नहीं लिखा, अभी देखो ढंग से देखो, अभी इसी को मैंने, ये देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कलर चेंज करता हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैंने पलट के ये लिख दिया, ठीक है। मैंने अभी कभी कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, अब करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस NR T1 ln VB बाई VA, और प्लस NR T2 ln VB बाई VA, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप इसमें बाहर ले सकते हैं कुछ, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा W टोटल बराबर कितना हो जाएगा आपका, ln VB बाई VA T2 माइनस T2 माइनस T1 आएगा, Yes, sir. क्या नहीं, अभी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, गलत नहीं है उसको, गलत कुछ नहीं है, बट जरूरत नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कितना टाइम है ना, अभी 10 मिनट। तो अब हम आगे बात करते हैं कि अगली चीज क्या होती है। अब कोई चीज इंजन से काम कराना चाहते हो, बट मान लो आप उसमें 10 लीटर पेट्रोल देके आपको से फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर ही चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल की जगह आप ट्रक चलाना ना शुरू कर दो अगर इतना पेट्रोल लग रहा है तो पॉइंट ये कि आप ऐसी चीज नहीं चाहते ना, आप क्या चाहते हैं, आपका इंजन क्या हो, एफिशिएंट। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी अगर किसी चीज की आपको मेजर करनी है तो क्या होता है, फ्यूल कम यूज करें काम ना करें, हाँ, मतलब कि as against your input how much is the output, that is your efficiency ना, कि against the input how much is the output। तो इनपुट इसमें क्या हुआ था इस पर्टिकुलर इंजन में, बोलो, जब आप हीट हुई थी, ठीक है, जब आपने पहला वाला हिस्सा लिया देखा था Q1 एक्सपेंशन, जब आपने किया था एक्सपेंशन, जब आप करते हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देखो दो हिस्से यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक है, तो वहां पे तो हीट का कोई काम नहीं है, एडियाबेटिक में हीट बिल्कुल नहीं होती, तो जो साइड वाले दो पल्ले हैं वो तो बेकार हो गए, अब बचा ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में हीट हम देते हैं या हीट हमें मिलती है, एक्सपेंशन में हमें हीट देनी होती है बाहर से, और कंप्रेशन में हमें हीट क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब मैं लाइन स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्रेशन में हीट मिलती, नहीं एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा ना, ठीक है, कंप्रेशन में सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है, तो इसको ऑपोजिट सोच लो, जब आप कोई चीज आपका एक्सपेंड कर रहे हो तो वो सिस्टम क्या करता है, हीट डिस्पेंस करेगा, सॉरी उसको हीट देनी पड़ेगी जब एक्सपेंड करेगा, क्योंकि काम कराना है ना सिस्टम से, एक्सपेंड कराने में काम कराना है, तो आपको हीट दोगे तभी तो सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज काम कहाँ से करेगा वो,
समझ में आया सबको? रिपीट करता हूँ, जब आप एक्सपेंड करते हो किसी चीज को तो क्या करते हैं, सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, और जब आप कंप्रेस करते हो तो सिस्टम पे वर्क किया जाता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आता है, जब सिस्टम वर्क करता है तो अपने आप आउट ऑफ नथिंग तो वर्क नहीं करेगा ना वो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को हीट देना पड़ेगा, तभी तो वर्क करेगा। तभी Q बराबर माइनस W आता है, देखते हैं ना, जो W होता था उसका ऑपोजिट साइन Q का होता था। क्लियर है? तभी वहां पे जो Q का साइन होता था वो W का ऑपोजिट होता था। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, हीट दे रहे थे, तो ये क्या है आपका हीट देने वाला, और यहाँ से क्या हो रही है, वर्क निकल रहा है। तो जो आपका एफिशिएंसी होता है उसको नीटा से रिप्रेजेंट करता है, यस इसको नीटा ही बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। तो ये W अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। W कितना आया अभी हमने निकाला है, NR T2 माइनस T1, ठीक है, और बाकी ln VB अपॉन VA, और जो Q1 था वो कितना था, देखो माइनस वो W कितना था, ठीक है, ये आ जाता है आपका। तो यहाँ पे एक कैच है, तो मैं बता देता हूँ, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1। हाँ तो माइनस Q रहा, माइनस W होता है, और W कैसा होता, माइनस NRT। तो आपकी एफिशिएंसी की कहानी ये हो जाएगी, लिख लो। ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी होता है, लिखा नहीं मैंने, एफिशिएंसी। और इसी को अगर परसेंटेज एफिशिएंसी करना हो तो क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, लिख लो। देखिए आपने अभी तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, मतलब कि प्रॉब्लम इन द सेंस कि कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ढंग से दिया होता है, आपको जो प्रेफर करे आप वो लिख लेना, ठीक है ना, आई डोंट माइंड। समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझ लेना, प्रॉब्लम नहीं मतलब इंटरप्रिटेशन की बात है। बढ़े आगे, देखिए देखो, तो जो नीटा की वैल्यू आई है, यहाँ परसेंटेज नीटा सीधे सीधे लिख लिया मैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो वो कितना है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जो T2 माइनस T1 है वो आपका अपॉन T1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो T2 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस 1 इंटू 100, ये आ रहा है आपका, देख रहे हैं आप। तो जो T2 अपॉन T1 है वो क्या होगा, लेस देन 1 है, तो अब एक जगह आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन में क्या होता है आपका, वहाँ तो मतलब कूलिंग टाइप की होगी एक तरीके से, और वो कूलिंग नहीं होगी वहाँ पे, क्या है वो आइसोथर्मल है, बट आप दोनों का टेम्परेचर का कंपेयर करो, आप जो ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा नीचे वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, होमवर्क लिख लो, चाहे कि T2 बड़ा है T1 बड़ा है, ये आपको सोचना है, ठीक है, T2 बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा आपको ये सोचना है, क्या क्यों, सिंपल आंसर है, बहुत डिफरेंशियल कम है तो फिर टेंपरेचर, ठीक है, बट और इससे भी सिंपल आंसर है, एनीवन, तो अब सोच ही लेते, अभी सोच लेते, सर परसेंटेज ऑफ ईटा मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी टू बी प्रिसाइज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। सिंपल आंसर ये है कि देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ सब में टेम्परेचर बराबर होगा, इसके बाद क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, कूल डाउन होता है, तो T2 यहाँ पे T1 था और यहाँ पे क्या हो गया है, तो फाइनली T2 T1 से क्या है, छोटा है, देख गया सबको, क्योंकि T2 क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने के बाद जो टेम्परेचर आया है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो T2 लेस देन T1 है, तो ये टोटल क्या है आपका, नेगेटिव है, तो जो एफिशिएंसी आ रही है वो क्या हो रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है, ठीक है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम एक्सपेंशन का वर्क लेते हैं, तो जनरली जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोग मॉड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं,
ताकि गलती ना हो। तो नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं कि भाई नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाए, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस ना, टू हैव नेगेटिव एफिशिएंसी डजंट मेक एनी सेंस। तो नेगेटिव इसलिए आ रही है बिकॉज वी आर टेकिंग जो नीटा था हमारा, देखो नेगेटिव तुम्हारा समझना, नीटा हमने क्या लिखा था W अपॉन Q इंटू 100, और यहाँ पे जो W था वो वर्क डन किसका था, एक्सपेंशन का था, और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा W अपॉन Q था, जो वर्क डन है वो हमारा किसका है, एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। लिख लेना है जी, that efficiency is coming out to be negative because the work done taken in the efficiency calculation, because the work done taken in the efficiency calculation Because the work done. taken in the efficiency calculation is negative, is negative। अच्छा बस एक चीज और है, समझ लो, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका आप लिख सकते हो, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, ठीक है, रादर देन राइटिंग मॉड, क्योंकि अब आपको पता है कि एफिशिएंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव एफिशिएंसी का कोई भी फिजिकल सेंस नहीं बनता। तो आप वहां पे क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट आप उल्टा करके लिख दो या मॉड लगा के लिख दो, जैसे भी आपका मन चले। अच्छा आगे जो एफिशिएंसी होती है उसका मतलब क्या होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100 वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो इनपुट अपॉन आउटपुट होता है, तो आपने सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट, भूल भी नहीं रहा कोई, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आपने इनपुट दिया उसके अगेंस्ट कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज बताना, आपने इनपुट क्या दिया था, कितनी हीट थी वो, और आपको मिल कितना रहा है, हीट कितनी मिल रही, हीट के टर्म में बात कर रहे हैं, हीट कितनी मिल रही है आपको, नेगेटिव ऑफ W टोटल। ओके, उसको लिखा क्या हमने, देखो उसको कॉपी में क्या लिखा हमने, NR अरे जो माइनस W3 है उसको किसके इक्वल लिखा है, Q3 के इक्वल लिखा है, Q3 के इक्वल लिखा है ना। तो जो इफेक्टिव आउटपुट हुआ वो कितना होगा, Q3 आपको मिल रही, Q1 आपने दिया था, तो Q1 दिया था वो भी तो इंक्लूडेड है ना सिस्टम में, वो भी इंक्लूडेड है ना सिस्टम में, तो इफेक्टिव कितना आपको बाहर मिल रहा है, Q3 बाय Q1 नहीं, ऐसे आपके पास सपोज कर लो कि आपको आपके यहाँ पे आपको से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लो किसी ने आपको 100 रुपीज दिए, ठीक है, ये रहा उसका इनपुट, ठीक है, और आपने आगे चल के कुछ सामान खरीदा, आपने सपोज करो सामान खरीद लिया 150 रुपए का, ठीक है। तो आप कैसे वहां पे निकालेंगे कि आपको उसके रिस्पेक्ट में कितना था, आपने 50 रुपए अपने लगाए ना यहाँ पे, ठीक है, उसका कितना खर्चा कि आपको ये देखने के लिए जो आपके पास पहले से था वो घटाना पड़ेगा ना आपको, मैं समझा, माइनस समझ में आ रहा है आपको, कि मान लो आपके जो सिस्टम था उसमें आपने Q1 हीट दी है और वो सिस्टम आपको फाइनली Q3 दे रहा है, तो वो इफेक्टिवली कितना दे रहा है वो निकालने के लिए आपको उस Q1 को हटाना पड़ेगा ना वहां से, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q3 माइनस Q1, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q, अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, आपका मॉड लेके ना मत भूलना, ठीक है। जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और यहीं से आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। पॉइंट क्लियर, ये आपके उसमें डायरेक्ट नहीं किया सिलेबस में, बट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले बताया, Yes. ठीक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है ये, लेकिन ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपसे कि वन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इसका क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज हो गया, जस्ट एक चीज बताना, जस्ट सोच के आना कि क्या एफिशिएंसी कभी 1 से बड़ी हो सकती है या 100 से ज्यादा हो सकती है कभी, देखिए फॉर्मूले के बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर मी, निकाल दो।